सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम ये भूगोल की कक्षा में यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बीए पार्ट थर्ड का पहला पेपर होने के बाद में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति। बच्चों, जब यूरोप के बारे में पढ़ते हैं तो यूरोप की वहाँ की सबसे पहले हम लोग फिजियोग्राफी की बात करते हैं, और फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के मानचित्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जब मानचित्र के बारे में डिस्कस करते वक्त देखते हैं कि वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो किस तरह की है, कि यूरोप के बारे में जब चर्चा करते हैं, यूरोप का देखा हम सामने मैप देख रहे हैं, इस मानचित्र के माध्यम से हम और आप दोनों ये समझना चाह रहे हैं कि इस मानचित्र में जो है आपको दिखाई दे रहा है कि इसके यूरोप के जो मुख्य पार्ट है, जिसको रीजनल पार्ट्स के बारे में कहते हैं, उन सब की एक विशेष भौगोलिक जो विशेषता है कि यूरोप उच्च अक्षांशों में स्थित है। आर्कटिक वृत्त के आसपास इसके कई कंट्रीज जो नॉर्थ जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो ये आप देख सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में जो बात करते हैं तो ये जो आप ये देख रहा है, ये सारे कंट्रीज़ स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज़ है वो स्कैंडिनेवियन पार्ट कहलाता है, जो आर्कटिक वृत्त के सामने है। ये ब्रिटिश द्वीप समूह है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये ब्रिटिश द्वीप समूह है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप, जिसको स्पेन और पुर्तगाल का पार्ट है, वो आइबेरियन प्रायद्वीप है। ये जो कंट्रीज़ है बाल्कन कंट्रीज़ के नाम से कहलाता है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसमें यूरोप का जो फिजियोग्राफी है या भौगोलिक जो स्थिति है वो हमको इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में ये दिखाई देता है कि इसमें आप महासागरीय जो इसका तट है ऑलमोस्ट कंप्लीट एक बड़े प्रायद्वीप के रूप में यूरोप को सामूहिक रूप से अगर देखते हैं कि ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है सामान्य रूप से जब देखेंगे, और एक जो पार्ट है वो ये इस तरफ से वो है स्थलभाग से जुड़ा हुआ है। यूरेशियन जो यूरोप वाला जो रशिया का पार्ट है वो स्थलभाग से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत इसकी भौगोलिक स्थिति है। दूसरी, जब हम चर्चा करते हैं कि इसके जो पार्ट दक्षिण में भूमध्य सागर, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, जहाँ अपेक्षाकृत गर्म जलवायु पाई जाती है। पश्चिम में ब्रिटिश आइलैंड्स, ये ब्रिटिश आइलैंड्स इसके बारे में जिसमें हम लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और इवन आइसलैंड तक का जो पार्ट है वो सारा इस ब्रिटिश आइलैंड्स और इसके वेस्ट में ये द्वीपीय स्थिति है। आइबेरियन प्रायद्वीप के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आइबेरियन प्रायद्वीप पुर्तगाल और ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इन दोनों के बीच की स्थिति है। इन दोनों के बीच में जब चर्चा करते हैं कि ये दोनों के एक अपने आप में इटालियन प्रायद्वीप, ये जो आपके सामने इटालियन प्रायद्वीप है, ये भी अपने आप में भूमध्य सागरीय जलवायु रखता है, भूमध्य सागरीय प्रभाव रखता है और भूमध्य सागर में बिल्कुल केंद्रीय स्थिति रखता है। इसको आप देख रहे हैं, इधर से भी ये पूरा वो है और इधर से भी पूरा। बाल्कन कंट्रीज़ दूसरी तरफ देखते हैं तो एड्रियाटिक सी और एजियन सी, एड्रियाटिक सी के बारे में जब चर्चा करते हैं कि एड्रियाटिक सी है वो है इटली और युगोस्लाविया की जो कंट्रीज़ है, बाल्कन कंट्रीज़ है, उनके बीच का जो समुद्री भाग है वो, और एजियन सी है, और एजियन सी आप ये देख सकते हैं। इसके आगे फिर ब्लैक सी, ये जो पार्ट है ये ब्लैक सी है। इस सारे से बाल्कन कंट्रीज़ का ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। और जो चौथा पार्ट है वो यूरेशिया, यूरोप वाला जो पार्ट एशिया में, ये महाद्वीपीय स्थिति रखता है। इन सब के बीच की है केंद्रीय स्थिति वो जर्मनी की है, जर्मनी और फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये जो है ये वाला पार्ट है, ये अपने आप में एक सभी प्रकार की मिक्स रूप से जलवायु रखता है। इसके दक्षिण जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आल्पस सीरीज़ का है। आल्पस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें
पाई जाती है। तो ये जो चर्चा कर रहे थे ये अपने आप में अद्भुत भौगोलिक स्थिति है यूरोप की, और साथ ही यूरोप में जो सारा तट हम देखते हैं वो भी कटा फटा है। ऐसी कंडीशन में जब चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो उसके बारे में चर्चा, तो अपने आप में यहाँ की जब अद्भुत जलवायु है, अद्भुत विशेषताएं रखते हैं फिजियोग्राफी, तो अद्भुत जलवायु रखेगी। और जलवायु शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय जलवायु है। उत्तरी जो भाग है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, और जो दक्षिणी भाग है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर के तट वाले जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले प्रकार की जलवायु रखते हैं। अब जब बात करते हैं कि इसमें हम लोग कि सारी स्थिति कि ये है क्या चीज़, तो इसके बारे में यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 8 मुख्य भागों में डिवाइड किया जाता है कि आप सामने देख रहे हैं। टुंड्रा वनस्पति प्रदेश, कोणधारी वन प्रदेश, तीसरा है पतझड़ वन प्रदेश, चौथा है मिश्रित वन प्रदेश, पांचवा प्रेरी प्रदेश, छठा स्टेपी प्रदेश, सातवां है भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश, और अंतिम 8वां सभी जगह पाया जाता है। ये ऊपर के पहले जो 7 है वो अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, और 8वां है वो ऐसी स्थिति पाया जाता है कि जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें वर्टिकल आपका डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल जोन्स में पाया जाता है ऊंचाई के आधार पर, वो है पर्वतीय वनस्पति प्रदेश। इस प्रकार से इस संपूर्ण यूरोप की जो वो है जलवायु वनस्पति क्षेत्र, उनको हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब इनके बारे में आते हैं कि सबसे पहले हम जब चर्चा करेंगे तो पहला टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। अब जब टुंड्रा वनस्पति प्रदेश की नाम से ही ये जाहिर है कि टुंड्रा वनस्पति प्रदेश, ये प्रदेश आर्कटिक महासागर के तट के सहारे स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के सुदूर उत्तरी क्षेत्र है, उनमें ये क्षेत्र पाया जाता है। जब यहाँ की चर्चा हम देखिए अब करते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है, इस मानचित्र के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है। जो ये वाला क्षेत्र है ये रूस का सुदूर पूर्ववर्ती क्षेत्र है। ये सारा टुंड्रा वनस्पति का क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा प्रदेश पाया जाता है? टुंड्रा, इसको कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है ये टुंड्रा प्रदेश के रूप में हमको शामिल किया जाए। इसमें पहला है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये यूरोपीय रूस का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र। ये प्रकार से इसकी पहली जो विशेषताएं रखता है वो ये रखता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ग्रीष्म काल में यहाँ काई और लाइकेन या सूक्ष्म झाड़ियाँ उगती है। जब ग्रीष्म काल यहाँ का लगभग 2 महीने का बहुत छोटा काल हो जाता है, 12 महीने में से 2 महीने या ग्रीष्म काल वो पाया जाता है, और शेष लगभग 10 महीने लंबी शीत ऋतु की अवधि पाई जाती है। यहाँ बच्चों मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो क्षेत्र है जो ध्रुव के आसपास है, और ध्रुव के आसपास की जो स्थिति होती है कि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से या दिन और रात का बनना पड़ता है। जब उत्तरी ध्रुव के आसपास मतलब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती है, उत्तरायण होगा सूर्य का, और उत्तरायण वाला जो एरिया है जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु मई जून के आसपास यहाँ सूर्य की किरणें पहुंचती है और वो बर्फ़ पिघल जाती है इस एरिया में। और पिघलने के बाद में लगभग 2 महीने मई और जून का जो ये मानते हैं सबसे गर्म जो काल है, उस काल में बर्फ़ पिघलने के बाद में ऐसी स्थिति जो सामने आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ये बर्फ़ पिघली हुई है और एक ध्रुवीय भालू यहाँ घूम रहा है। ये वनस्पति है, इसमें ग्रीन स्पॉट्स है, रेड कलर के स्पॉट्स है। ये छोटी छोटी वो जो ग्रीष्म काल में जब बर्फ़ पिघल गई और बर्फ़ पिघलने के बाद में कुछ वनस्पति छोटी वनस्पति की झाड़ियों के रूप में उग जाती है, वो रूप है। ये स्थिति यहाँ पाई जाती है। इसके बाद की आपको देख रहे हैं कि ये देखो ये बर्फ़ पिघल गई है, यहाँ हरी कुछ घास की पत्तियों वाला जो क्षेत्र है वो हो गया है। उसके बाद में और आगे की बात करते हैं तो ये देखिए कि इस तरह से ये बर्फ़ का एक क्षेत्र है, और बर्फ़ वाला क्षेत्र एक सीन लैंडस्केप दिख रहा है जिसमें बर्फ़ पिघल के ये झाड़ियों के रूप में ये छोटी वनस्पति उगी है, बीच में पानी इकट्ठा, और आगे सामने की तरफ एक टावर के बाद में
बर्फ़ दिखाई दे रही है, और बर्फ़ समुद्री क्षेत्र भी हो सकता है कि समुद्र में जमी हुई बर्फ़ वो पिघली नहीं है और स्थलीय भागों में जमी हुई बर्फ़ पिघल गई है। ये स्थिति है। एक और रूप आपके सामने ये देख रहा है, ग्रीष्म काल में टुंड्रा क्षेत्र में या इस सुदूर जो उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है यूरोप का, उसमें ये इस तरह से घास, लाइकेन और ये झाड़ियाँ, ये इस तरह की वनस्पति का वहाँ आविर्भाव होता है, जिसको यहाँ के जो जंगली जानवर है वो खा के अपना जीवन यापन करते हैं, और एक लघु सूक्ष्म ग्रीष्मकाल पाया जाता है। अब एक तरफ जो दूसरा 10 महीने का एक लंबी अवधि का शीतकाल पाया जाता है, वो ये देखिए, यहाँ बर्फ़ भी जमी है और कुछ वनस्पति है वो भी उगी हुई है। ये भी यहाँ के जो रेंडियर या ध्रुवीय भालू, ये जीव जंतु है इस प्रकार के जो पाए जाते हैं, वो अपना खा के जीवन यापन करते हैं, और यहाँ के जो जीवन का आधार है वो यही है। एक और आपके सामने वाटर हॉल के रूप में ये दिखाई दे रहा है। ये भी ध्रुवीय बर्फीय, जब सर्दियों में बर्फ़ जमी हुई होती है, वहाँ बर्फ़ के पानी के सील मछली या दूसरे अन्य जो पानी का एक सोर्स वाटर हॉल के रूप में दिखाई देता है। तीसरा जो वेजिटेशन है, ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती जो नज़दीकी एरिया है, टैगा प्रदेश के आसपास का, जबकि सीमावर्ती क्षेत्र होता है दक्षिणवर्ती जो आर्कटिक वृत्त के आसपास या इससे नीचे, जो ये वहाँ वनस्पति तो पाई जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बर्फीली हवाओं की चपेट से या ठंडे जलवायु की वजह से यहाँ बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जमने के बाद में ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बड़े बड़े पेड़ और नीचे ये बर्फ़ दिखाई दे रही है। इस बर्फ़ के माध्यम से देखिए ये सारी चीज़ें ये सूख गई है बिल्कुल, और ये वनस्पति बिल्कुल सूखी हुई आपके सामने नज़र आ रही है। ये वनस्पति टुंड्रा जो क्षेत्र है, उस टुंड्रा वनस्पति का शीतकाल है। कौन सा काल है? शीतकाल। ये इस शीतकाल की स्थिति यहाँ ऐसी पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यही स्थिति, इसकी लोकेशन के बारे में हम चर्चा की, और इसके बाद में आते हैं दूसरा जो रूप है यहाँ की वनस्पति का, टैगा क्षेत्र। टैगा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो इसके दक्षिणवर्ती भागों में पाया जाता है। दक्षिणवर्ती कौन सा भाग है? ये आपके इस मानचित्र के माध्यम से आपको जब हम चर्चा करेंगे कि दक्षिणवर्ती कौन सा क्षेत्र है, तो दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र है वो ये है, कौन सा? टैगा या कोणधारी, कॉनिफेरस। इसको क्या कहेंगे? कॉनिफेरस। वेजिटेशन, और ये है ये वनस्पति है पूरी इसके दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र है, जिसमें इंक्लूडिंग है ब्रिटिश आइलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दक्षिणवर्ती भाग, फिनलैंड का भी दक्षिणवर्ती भाग, और सुदूर जो यूरोपीय रूस का है वो उत्तरी भाग का दक्षिणी जो क्षेत्र है, वो सारा कोणधारी वनों के क्षेत्र में जाना जाता है। कोणधारी वन, ये जो स्थिति दिख रही है, इसको कोणधारी वन, ये आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी भाग पाया जाता है। यहाँ 60 डिग्री और 40 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें सामान्य रूप से 35 डिग्री से 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 60 डिग्री 65 डिग्री तक का क्षेत्र है, वो इस प्रदेश में पाया जाता है। इस वनस्पति के अंदर उत्तरी रूस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे सम्मिलित किया जाता है। इसकी जो खास बात है कि कोणधारी या टैगा जो वन है, उनमें पाए जाने वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती है, नोकधारी होती है, और ये अपने आप में एक अलग खासियत रखती है। और ख़ासियत क्या रखती है? आपके सामने ये देख रहे हैं कि ये एक जो पेड़ है वो एक टैगा वनस्पति का उदाहरण है। और इस टैगा वनस्पति की जब आप ऊपर लिख रहे हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और इस पेड़ को अब अपन चर्चा करते हैं कि ये पेड़ किस तरह का है। कि ये पेड़ देखिए, इसकी शेप है यूँ, एक कोन की तरह, ट्रायंगल शेप है पहली चीज़, और इसकी जो पत्तियाँ होगी वो फैली हुई है, लेकिन वो उनका यूँ इस तरह से एक इसका आधार है, जिससे कि इस क्षेत्र में पड़ने वाली बर्फ़ है, ऊंचाई लिए हुए, तो क्योंकि टेम्परेचर यहाँ अधिक पाया जाता है, तो पेड़ों का साइज़ या बड़े होते हैं, ग्रीष्मकाल लंबा होता है,
और इन वनों की जो पत्तियां हैं वो इस शेप में पाई जाती है, इस शेप में पाई जाती है, जिससे कि यहाँ जब हिमपात होता है, हिमपात पेड़ों की शाखाओं पे न ठहर के वो फिसल के नीचे चली जाए बर्फ़, और उसकी भार से पेड़ की टहनियाँ टूटे नहीं, और इसकी अपने आप एक विशेष स्थिति है। इसी कारण से इन वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली होती है, और नोक जो इनकी नोक है वो मुड़ी सुई की तरह होती है। इसी कारण इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। ये अपनी संरचना में शीत को सहन कर लेते हैं। इनकी खास बात है कि ये ठंड को बहुत ज़्यादा सहन कर लेते हैं, क्योंकि इन वृक्षों की पत्तियां तने पर सिरे से नीचे की ओर ढलवा होती है, ढालू मतलब ढलान होती है, जिससे कि नीचे बर्फ़ पिघल के नीचे चली जाए और लंबी जो शीतकालीन ऋतु होती है उसको ये सहन करे। हिमपात का ज़्यादा इनके फ़र्क है, क्योंकि धरातल हिम से बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर 0 से कुछ सामान्य 5 डिग्री या 6 डिग्री तक इसके पाया जाता है। बाकी तो ऑलमोस्ट ये सारे जो सीज़न है उसमें ये हिमांक से नीचे ही रहता है टेम्परेचर उस से। इन वनों में जो महत्वपूर्ण वृक्ष है वो है पाइन, स्प्रूस, लार्च, सिल्वर, फर तथा बर्च उल्लेखनीय है। इन लकड़ों देखो ये जो टैगा वन है या कोणधारी वन है या कोनीफेरस जो फॉरेस्ट कहलाता है, इन वनों की खास बात है कि ये बहुत सॉफ्ट लकड़ी के वनस्पति वाले क्षेत्र जोन पाए जाते हैं, बायोम्स है, सॉफ्ट लकड़ी है। और इन सॉफ्ट लकड़ी की वजह से यहाँ पर कई तरह के इसके वाणिज्यिक या कॉमर्शियल उपयोग इस लकड़ी के पाए जाते हैं। और इस लकड़ी की जब कॉमर्शियल उपयोग है तो इसका कागज़ लुगदी में, कागज़ और लुगदी का जो इम्पोर्टेंट रोल है उसमें काम आता है। फर्नीचर में काम आता है, माचिस बनाने के यही काम आता है। और पैकेजिंग वाली जो लकड़ी है, बहुत बारीक वाली सॉफ्ट लकड़ी है, उसके भी यही काम आता है। यहाँ इस इतनी खासियत होने की वजह से इन फॉरेस्ट या इस बायोम की इसकी आर्थिक, इस जोन की आर्थिक टैगा जो वनस्पति जो जोन है उसकी मुख्य आर्थिक क्रिया यही पाई जाती है। एक आपके सामने फॉरेस्ट का, इस टैगा वनस्पति का ही ये आपके सामने फॉरेस्ट जो एक छाया चित्र है या फोटो है उसमें देख रहे हैं आप कि किस तरह की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अब जब नेक्स्ट की बारी आती है तो वो है तीसरा है पतझड़ वन प्रदेश। पतझड़ वन प्रदेश की भी हम चर्चा करते हैं कि पतझड़ वन प्रदेश मिश्रित वनों के दक्षिण में, मतलब ये मिश्रित वन जो दोनों मिक्स कहने का मतलब है, नेक्स्ट चौथा जो पॉइंट है वो मिश्रित वन है, लेकिन उनके दक्षिण में मध्य तथा पश्चिमी यूरोप में इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया तथा बल्गारिया में एक लंबा चौड़ा एरिया है। इन वनों में ये पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में ऐश, एल्म, पॉपुलर, ओक, बीच, एल्डर, लिडेन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनस्पति जो जोन है, इन वनों की लकड़ी कठोर होती है, लेकिन इनका इसी कारण से, कठोर लकड़ी होने के कारण से इनका वाणिज्यिक उपयोग बिल्कुल बहुत कम मात्रा में होता है और इसका रोल कम होता है। अधिकतर वन यहाँ काटकर इन लोगों ने या तो निवास स्थान बना लिया या खेती करने के लिए काम में ली जाने लगी है यही जगह। और इसके बाद में अगर चर्चा करते हैं कि ये जो मिश्रित वन है, वो पतझड़ वन है, इनकी पत्तियाँ चौड़ी पाई जाती है और चौड़ी पाई जाने के कारण से ये लोग ये जो पतझड़ वन है, पतझड़ वनों की एक खासियत और थी, ग्रीष्मकाल की लंबी जो ग्रीष्मकालीन होते हैं उस टाइम में पत्तियां या तो गिरा देते हैं और या अपने आप को जो लंबा काल होता है उस नमी पत्तियां गिरा देते हैं। और वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है, छाल मोटी होती है और अपनी नमी को वाष्पोत्सर्जन क्रिया से बचाने के लिए ये काम में जाता है, इसलिए इनको पतझड़ वन कहा जाता है। इनका जो एरिया है पतझड़ वनों का, पतझड़ वनों के बारे में जब चर्चा चलती है कि पतझड़ वन कौन से हैं, तो पतझड़ वनों के बारे में आप देख रहे हैं कि पतझड़ वनों का जो एरिया है वो है इधर आइबेरियन प्रायद्वीप से पुर्तगाल का जो हिस्सा, फिर स्पेन का हिस्सा, स्पेन के बाद में फ्रांस का हिस्सा,
फ्रांस के बाद में ये वाला जो इंग्लैंड और इसका भाग हिस्सा है, इसके बाद में जर्मनी पूरा, जर्मनी के बाद में पोलैंड पूरा, हंगरी पूरा, रोमानिया पूरा, बल्गारिया, ये जो एरिया है ये बाल्कन कंट्रीज़ का जो पार्ट है, ये लगभग चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के क्षेत्र कहलाता है, ये वाला क्षेत्र। इस पतझड़ वनों की ये मिक्स जलवायु पाई जाती है, गर्म भी पाई जाती है और ठंडी भी पाई जाती है। गर्म जलवायु क्योंकि महाद्वीप पे कुछ यहाँ आप देख सकते हैं कि महाद्वीपीय कंडीशन है, वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होती है, इसी कारण से यहाँ पतझड़ वनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट जब चर्चा करते हैं, नेक्स्ट चर्चा के बारे में ये कहा जाता है कि इन पतझड़ वनों की लकड़ी कठोर होती है, इसी कारण से इनका जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल यूज़ है वो वाणिज्यिक उपयोग नील है, नील के बराबर यानी कम पाया जाता है। अब जो चौथा प्रकार की वनस्पति यूरोप के अंदर पाई जाती है, वो चौथे प्रकार की वनस्पति आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, मिश्रित वन प्रदेश। ये वो क्षेत्र है जो एक तरह की विशेषता न रख के कोणधारी वनों की, यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण में कोणधारी वन तथा चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के बीच में एक जोन पाया जाता है, और उस जोन, दोनों पतझड़ वनों के बीच के जो जोन को किस प्रकार की वनस्पति कहा जाता है? मिश्रित वन। ये जो आपके सामने देखिए आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट से हैं, ये डॉट डॉट से जो एरिया दिख रहा है यूरोप का पार्ट का, ये है सारा पार्ट मिश्रित वन। इसको क्या कहते हैं? मिश्रित वन या वनस्पति। इस मिश्रित वनस्पति की यही खासियत है कि इसके उत्तर में कौन सा है? कोणधारी वन, ये वाला पार्ट, और दक्षिण में कौन सा है? ये वाला पार्ट पतझड़ वन, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, और इन दोनों के बीच में ये पार्ट है मिश्रित वन। इसलिए इन वनों को एक अपने आप में अलग प्रकार की वनस्पति के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है, और परिभाषित करने के लिए इस जो क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है भौगोलिक दृष्टि से, जो राज्य इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया, यानी ये ब्रिटिश आइलैंड में भी पाया जाता है, ये मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र है जर्मनी फ्रांस का, उसमें भी पाया जाता है, बेल्जियम भी जर्मनी और फ्रांस के बीच का हिस्सा है, हॉलैंड का तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ भी पाया जाता है, और डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क में भी यही जर्मनी का बेल्ट है, ये मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया जो बाल्कन कंट्रीज़ है उनमें भी इस प्रकार की मिश्रित वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो पांचवें प्रकार की वनस्पति आपके सामने दिखाई देगी वो है प्रेरी प्रदेश। जब प्रेरी प्रदेश की चर्चा की जाएगी तो इसका मतलब है ये लंबी और मुलायम घास के प्रदेश है, और इन के बारे में ये कहा जाता है कि चौड़ी पत्ती वाले जो पतझड़ वन है उनके दक्षिण पश्चिमी तथा भूमध्य सागरीय, यानी दक्षिणी जो पार्ट है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के पूर्व में स्थित विस्तृत घास की पेटी प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार, इसका मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो हंगरी और रोमानिया, बाल्कन कंट्रीज़ का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हंगरी और रोमानिया। हंगरी और रोमानिया का कौन सा पार्ट है? ये आ गया। ये जो पार्ट है वो है हंगरी और रोमानिया, यानी प्रेरी। प्रेरी प्रदेश। इस प्रेरी प्रदेश में दो कंट्रीज़ है, हंगरी और ये है रोमानिया। ये दोनों कंट्रीज़ इसमें पाए जाते हैं, और इसमें घास के मैदान है, गेहूं की बढ़िया खेती होती है, कई और फसलों के होता है, और यूरोप का
ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप जिसको कहा जाता है, वो हंगरी का मैदान। इसी को प्रेरी जो नाम है उसी की वजह से इसका नाम को जस्टिफाई करता है। इस वनस्पति प्रदेश का क्षेत्र हंगरी और रोमानिया में फैला हुआ है। रूस के काली मिट्टी के क्षेत्र में भी इस वनस्पति का, यानी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये वाला जो रूस का पार्ट है, इसमें भी इसका विस्तार पाया जाता है, जहाँ घास को साफ करके इस भाग में बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया गया। हंगरी और रोमानिया की भी यही स्थिति है, और यहाँ पर खेतों में बदल दिया। मक्का और गेहूं की यह खेती की थे, और पशुपालन भी यहाँ इसके साथ साथ किया जाता है। इसके बाद की जो आती स्टेपी प्रदेश, छठा जो वनस्पति प्रदेश है यूरोप का, वो उसको कहा जाता है स्टेपी प्रदेश। और स्टेपी प्रदेश की जब हम चर्चा करेंगे स्टेपी प्रदेश के बारे में, तो वो है यूरोप में इस तरह के मैदान दक्षिणी बुल्गारिया यानी और दक्षिण की ओर खिसक गए। हंगरी रोमानिया तथा यूरोपीय रूस, दक्षिण यूरोपीय रूस यानी जिसको बेलारूस और यूक्रेन का जो पार्ट है उसको कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी स्पेन में भी इस प्रकार के प्रदेश मिलते हैं। अब इनके स्टेपीज़ कहलाते क्या हैं? स्टेपीज़ के बारे में जब चर्चा की जाती है स्टेपीज़ के बारे में, तो स्टेपीज़ होता है सामान्य रूप से वृक्षहीन घास के मैदान, स्टेपी कहलाते हैं। और वृक्षहीन घास के मैदानों को बाद में इनमें यदा कदा कहीं एक होता है। ये अपेक्षाकृत शुष्क है। यूरोपीय रूस का दक्षिणी पूर्वी भाग कम वर्षा तथा शुष्कता के कारण मरुस्थलीय स्टेपी भी कहलाता है। कौन सा पार्ट है? यूरोप का। और ये ही बात जो आती है कि कौन सा यूरोप का कौन सा पार्ट है? दक्षिणी यूरोप का वो है, ये जो पार्ट है इसके बारे में आपके सामने जो चर्चा की जाती है कि ये वाला जो पार्ट है वो स्टेपीज कहलाता है। ये इसमें शुष्क महाद्वीपीय विस्तार पाया जाता है। पश्चिम की ओर से पछुआ पवनों का प्रभाव यहाँ नील हो जाता है, क्योंकि इस अटलांटिक महासागर से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कम वर्षा होती है। भूमध्य सागर से भी धीरे धीरे यहाँ का प्रभाव कम होता है, क्योंकि ये इधर दक्षिण में ईरान इराक और जो पार्ट है यानी एशिया का मध्य पूर्व का जो पार्ट है वहाँ से भी इसकी हवाएं कम आती है, इसलिए ये क्षेत्र में कम होता है, शुष्कता पाई जाती है। इसलिए शुष्क स्टेपीज़ के रूप में भी इसकी खासियत आपके सामने गिनाई गई है कि मरुस्थलीय स्टेपी कहलाती है। मरुस्थलीय क्या ये है कहलाती है? मरुस्थलीय स्टेपीज़। और मरुस्थलीय स्टेपीज़ की जब बात आएगी तो वो यही पार्ट होगा, ये मरुस्थलीय स्टेपीज़। अब वनस्पति का जो 7वां रूप है उसको इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के रूप में जब चर्चा की जाती है कि इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है, कि यूरोप में 2 ही चीज़ है। यहाँ उत्तर में भूमध्य सागर का जो पार्ट है, भूमध्य सागरीय वनस्पति अपने आप में यूनिक वनस्पति या भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो अपने आप की एक यूनिक तरीके की जलवायु है। और उसकी बात जब करते हैं तो यूरोप का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये आ गया आपके सामने भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। भूमध्य सागरीय वनस्पति आपके सामने देख रहे हैं आप कि ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश है वो है आपके इस माध्यम भूमध्य सागर के किनारे किनारे दक्षिण में आइबेरियन पार्ट का दक्षिण पार्ट, पुर्तगाल का दक्षिणतम हिस्सा और स्पेशली स्पेन का, फ्रांस का दक्षिणी हिस्सा, ये सामने फ्रांस, ये है स्पेन, और ये पूरा इटली, इधर यूगोस्लाविया के सर्बिया और स्लोवाकिया और ये सारे कंट्रीज़, और इधर बाल्कन कंट्रीज़ और ग्रीस या टर्की का जो पार्ट है वो सारे ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं के बारे में जब चर्चा की जाती है कि भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेश दक्षिण यूरोप में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। सारा दक्षिणी यूरोप है वो भूमध्य सागर के तट पे बसा हुआ है, और भूमध्य सागर के तट पे बसा होने के कारण से इस संपूर्ण भाग को भूमध्य सागरीय जोन के रूप में जानते हैं। भूमध्य सागर जिब्राल्टर से लेके और पूर्व में ब्लैक सी तक का जो पार्ट है यानी अजोव सी और एजियन सी का अजोव पार्ट है
वहाँ तक इसको अजोव सी है, यहाँ के उस ब्लैक सी में जाने के यहाँ तक का पार्ट है वो भूमध्य सागरीय है। इसमें ग्रीस भी है, साइप्रस तो रूस में, सॉरी इसमें एशिया में। बाकी टर्की का जो पार्ट है, यूरोप का भाग टर्की में आता है। टर्की का जो कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ एशिया में, दोनों में जब शामिल करता है तो वो टर्की से लेके यूनान है, यूनान का पूरा हिस्सा इसमें आता है। यूनान के बाद में चेकोस्लाविया का, यूगोस्लाविया का, स्लोवाकिया, सर्बिया और इटली का सिसिली और ये आइलैंड्स, इसके अलावा दक्षिणी फ्रांस, और ये सारा हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है सामान्य रूप से। ये भूमध्य सागर की इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इस जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, तो संपूर्ण वर्षा यानी वर्षा का 90% हिस्सा वो शीतकाल में पछवा पवनों के प्रभाव से होती है। इस प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की जलवायु मिलने के कारण यहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें अंगूर की खेती, जैतून की खेती, ये दो इम्पोर्टेंट फल है, और फलदार वृक्ष फ्रूट्स यानी जूस, नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलों के वृक्ष आदि मिलते हैं। इन अन्य फलों में जैतून, कॉर्क, ओक सदाबहार, चेस्टनट और पाइन यहाँ की वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के वृक्षों के कुछ विशिष्ट लक्षण इनमें जो कहते हैं कि वृक्षों की जड़ें लंबी होती है, तो कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति कठोर गर्मी को सहन करने की क्षमता रखती है। इस वनस्पति प्रदेश में दुधारू पशुओं के इस बेल्ट में दुधारू पशुओं की भी बढ़िया वाइन शॉप, वो वाइन का जो कारोबार है इटली, फ्रांस के क्षेत्र में, ये भूमध्य सागरीय जलवायु की ही देन है। आगे अब जब चर्चा करते हैं कि और कौन सी वनस्पति रहेगी, तो पर्वतीय वनस्पति के रूप में अंतिम जो पार्ट है वो पाया जाता है यूरोप में। पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की और ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कोणधारी वन यानी लंबवत रूप से इसका विस्तार पाया जाता है, विभिन्न श्रृंखलाओं में ये पाई जाती है वनस्पति का विस्तार। और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कोणधारी वन, अच्छी वन और अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान, यानी नीचे जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं। ये वनस्पति के 3 रूपों में वनस्पति इन पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जब पर्वतों की चर्चा आती है कि पर्वत है, तो पर्वत कहाँ है? यूरोप में। यूरोप में पर्वतों की जब बात आएगी कि पर्वत कहाँ कहाँ है, तो आपको बताऊं, पूरा स्कॉटलैंड का पार्ट, नॉर्वे का पार्ट, इधर स्पेन और फ्रांस में बीच में पिरेनीज़, कौन सी है? पिरेनीज़ पर्वत। पिरेनीज़ के बाद में फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी की सीमा पे या इटली के उत्तरी पार्ट में आल्प्स। इसके बाद में इटली में एपिनाइन्स। रोमानिया, हंगरी, बाल्कन जो कंट्रीज है उसमें कार्पेथियन, और एल्ब्रुस टर्की और उसका हिस्सा है वो कहलाता है एल्ब्रुस। इस प्रकार से इस भाग में इन पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के आधार पर कोणधारी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन और घास के मैदान, ये सारे पाए जाते हैं। और इस प्रकार से वनस्पति का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जब आगे की चर्चा करेंगे कि आगे की चर्चा के बारे में आप इस नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हैं दूसरे रूप में। इस नक्शे के माध्यम से जब हम चर्चा करते हैं तो ये जो पार्ट है ये भूमध्य सागरीय वनस्पति है, जो डार्क कलर भूमध्य, ये जो वनस्पति है वो है अलग है, ये टुंड्रा है। और बाकी बीच में ये जो पार्ट है ये अलग अलग वनस्पति है, बाकी तो ऑलमोस्ट यही है। ये स्टेपीज और प्रेरीज वाला जो पार्ट है ग्रीन जो बेल्ट से दिखाया जाता है, ये मिश्रित वन और टैगा वनों के रूप में जाना था, कोणधारी वनों के रूप में, ये सारी चीज़ें।
इसके बारे में जो चर्चा करता है कि ये सारी चीज़ें पाई जाती है। धन्यवाद।